हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि कल हमने सेल के बारे में बहुत कुछ आउटलाइंस देखी थी, तो उसको एक बार हम क्विक शॉर्ट रिवीजन लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने ये देखा था कि व्हाट इज सेल। ओके, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम मैंने बताया था उसमें बैक्टीरिया का नाम क्या है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। ओके, तो अगर हम सेल की बात करें तो हमने बोला था बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सेल्स हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट सेल्स आर एसेंशियल फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड इवन आउटसाइड। आउटसाइड मतलब किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्लांट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस सिर्फ इतना होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। वहां पे सेल वॉल होती है, किसमें? प्लांट्स में, और एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने आपको ये बताया था कि हिस्ट्री में हमने देखा था रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल के बारे में बताया था, जो कि आपकी छाल रहती है। ठीक है, पेड़ की छाल रहती है। ठीक है, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया और उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि उन्हें कोई कंपार्टमेंट लाइक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा है। ठीक, उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि हमें इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट लाइक सेल जो स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया सेल, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेट नहीं किया था कि इसके अंदर न्यूक्लियस और जितने भी हम माइन्यूट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि उस टाइम पे एडवांसमेंट नहीं था। किसका एडवांसमेंट नहीं था? माइक्रोस्कोप्स का। उसके बाद कौन सा माइक्रोस्कोप आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो वो मैंने आपको बताया था, तब जाके हमको ये पता चला कि सेल के अंदर जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्लांट सेल की बात करें तो कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी हिस्ट्री में। उसके बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट लिविंग सेल किसने किसने बताया था? एंटन वैन ल्यूएनहॉक। ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बोला था कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। हिस्ट्री के बाद हमने देखा था टाइप्स। ठीक है, तीसरा था क्या? टाइप्स। टाइप्स थे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक का मैंने बहुत अच्छे से आपको मीनिंग समझाया था। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन यानी कि ओल्ड, और कैरियोटिक अलग से मैंने एक्सप्लेन किया था, कैरियन से लिया हुआ है ये वर्ड। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि पुराना न्यूक्लियस एक स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे ईयू यानी कि जो हमारी सेल है, यूकैरियोटिक सेल, ईयू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है और प्रोकैरियोटिक में डेवलप्ड नहीं है। ऐसा नहीं बोलोगे कि न्यूक्लियस नहीं है। लैक ऑफ न्यूक्लियस का मतलब वो ये बोल रहा है कि वेल डेवलप नहीं है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद हमने ये देखा था, स्ट्रक्चर्स देखे थे हमने दोनों के कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने आपको केमिकल कंपोजिशन थोड़ी बहुत बताई थी। ठीक है, आज हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? जो हमारे सेल के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, वैसे ही एक सेल के अंदर पूरी जो दुनिया है, ये बोलना चाहिए, पूरे जितने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक, ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम होगी। हमें की पॉइंट्स बनाना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं डिटेल में जाऊंगी तो आपको ये बेसिक ही चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, उसको पूरा बिल्डअप करने में। चलिए, अब हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन आपको। द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। हम इसको सेल ऑर्गन बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक,
उसके बाद these cell organelles include both membrane एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बताया था दो कमरे के बारे में लास्ट वीडियो में। मैंने आपको क्या बताया था, एक कमरा है जहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, और एक कमरा है जहाँ पे सब कुछ एकदम पैक्ड फॉर्म में है अच्छे से तरीके से, है ना। तो जो पैक्ड है, पैक्ड मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो जहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है वो नॉन मेम्ब्रेन है। यानी एक के पास जैकेट है और एक के पास जैकेट नहीं है। तो जैकेट जिसके पास नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक, अब यहाँ पर क्या आता है, प्रेजेंट विद इन द सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड आर डिस्टिंक्ट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये मैंने कल आपको कटोरी वाला एग्जाम्पल बताया था जिसमें पानी भरा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग कलर के क्या हैं, खिलौने हैं, टॉयज हैं, उनका हमने एक स्ट्रक्चर देखा, कोई राउंड शेप का है, कोई ट्रायंगुलर शेप का है। तो ये सारी चीजें हमको डिफाइन करी कि किसी का स्ट्रक्चर अलग है, किसी का फंक्शन अलग है। कलर से मैंने फंक्शन को बताया था। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि हर वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और नोट्स बनाना है, तभी आपको चीजें रिकॉल होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन एफिशिएंटली फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, हमारी सेल बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल है वो हमारी बॉडी को अप्रोप्रिएट मैनर में फंक्शन करवाए उसके लिए काम करती हैं। अ फ्यू ऑफ देम फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग शेप and support whereas some are involved in the locomotion। यहाँ लिखा हुआ है कुछ, a few of them function by providing shape and support। हम types of cells जब पढ़ेंगे तो कौन सी सेल है जो सपोर्ट करती है, शेप प्रोवाइड करती है, उसके बारे में देखेंगे। अभी हमको ये देखना है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो शेप और सपोर्ट देती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं वेयर एज सम आर इन्वॉल्व्ड इन द लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, या मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल। ये तो सभी को पता है कि रिप्रोडक्टिव वाला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे तो ये भी चीज और क्लियर होगी। ठीक है, देयर आर वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट विद इन the cell and are classified into 3 categories based on the presence or absence of the membrane। अब भी मैंने बताया दो तरीके से इसको बांटा गया है। कैसे, एक मेम्ब्रेन बाउंड, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। मैं इसका एक लास्ट में क्विक रिवीजन लूंगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं और मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं। ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, द सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में। ठीक है, बैक्टीरिया में। ठीक है, अब देखो सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है भाई प्लांट्स में। प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए। तो यही बेसिक डिफरेंस है। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनल्स पे आते हैं। ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, द सेल वॉल, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या मतलब होता है, देखिए स्केलेटन मतलब आपकी बॉडी में जो स्केलेटन है वो आपकी बॉडी को क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट दे रहा है। वैसे ही हमारी सेल के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, जो हमारी सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। उसी को कलेक्टिवली बोला जाता है क्या, साइटोस्केलेटन। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसको हमको याद कैसे रखना है, आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, तो यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो CCR। ठीक है, C से क्या, C से सबसे पहले आपने देखा सेल वॉल, इसके बाद में C से साइटोस्केलेटन और R से राइबोसोम। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन मेमोराइज इट। ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के बिना है। ठीक है, कौन कौन से,
साइटोस्केलेटन, सेल वॉल एंड राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, उसके बाद यहाँ लिखा है दे आर प्रेजेंट बोथ इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मैंने बताया सेल वॉल जो है वो बस प्लांट्स में होती है, बाकी ये सारी चीजें साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, ये सारी चीजें आपको दोनों सेल में देखने को मिलेंगी। ठीक, अब अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड किसकी, ऑर्गेनल की। सिंगल मेम्ब्रेन कैसे याद रखेंगे, आपने एक पतली जैकेट पहनी है, मोटी जैकेट पहनी है का मतलब डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आया है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब आपने एक मोटी जैकेट पहनी है, एक स्वेटर पहनी हुई है। ठीक है, और अगर आप सिंगल की बात करें दैट मीन्स आपने एक पतली जैकेट पहनी है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस सुन के घबराना नहीं है, ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन अ यूकैरियोटिक सेल। ये सारे ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो वो कौन से हैं, ये जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं LEGV। सो एल ये लेग और वी ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एल से क्या, लाइसोसोम्स, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी एपैरेटस और वी से वैक्यूल। लेग वी से याद रख सकते हो, कौन से, जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिनके पास एक सिंपल पतली जैकेट है। अब हम डबल मेम्ब्रेन की बात करें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन अ यूकैरियोटिक सेल। ये सारे भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये ऑब्वियसली सबको पता होगा। ठीक है, तो इसको हम CM और आखिरी में N, ठीक है, CMN से याद कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे। NMC से याद कर सकते हो, कैसे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड उसके बाद में C से क्या था, क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होता है। ठीक है, जो हमारे पास जो सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बिकॉज हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये सेल ऑर्गेनल्स का पूरा एक बढ़िया सा डायग्राम है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक एक चीज डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, माइक्रोट्यूब्यूल, ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, और ये जो सारी चीजें हैं ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कल ही बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके बाद यहाँ पर पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, ये डिटेल में एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमको सेल ऑर्गन्स कितने हैं टोटल वो पूरा फोकस करना है। मैंने आपको गोल्जी एपरेटस बताया था, मैंने आपको यहाँ पर गोल्जी वेसिकल्स लिखा है, घबराना नहीं है, एक एक चीज के बारे में हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, जो फ्लूइड है, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, किसके अंदर, सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियोलस के बारे में बताया था, सेल का सेंटर पार्ट क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट न्यूक्लियोलस, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो है क्रोमेटिन, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सब साइटोस्केलेटन में आते हैं। राइबोसोम्स इसमें होते हैं कौन से, यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है, देखो मैंने बोला एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा फेमस मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया हुआ है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं हर पर्टिकुलर वीडियो में ये चीज पूछूंगी कि कौन सी चीज आपको याद है, कितना पता है, ये मुझे देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है वो आपको बताना है। वैसे अभी थ्योरी में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ आप खुद रियलाइज करो कि आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे स्ट्रॉन्ग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं। तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ अभी इतना ही बताया था कि ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। अब हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो टर्म एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? मेम्ब्रेन का एक्चुअल में हिंदी में, अगर बहुत हिंदी में मतलब देखा जाए तो झिल्ली बोला जाता है, बट एक्चुअल में इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो याद रखने के लिए, जो मैंने वर्ड आपको बताया जैकेट, ठीक है। तो जैकेट क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब जो साइटोप्लाज्म है अंदर उसको पूरा कवर करके रखने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसीलिए उसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक। It is a selective permeable membrane of the cells which is composed of a lipid bilayer and protein. इसका क्या मतलब हुआ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ऐसे कंसिडर करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल का वॉचमैन है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग के बाहर, घर के बाहर वॉचमैन होते हैं, तो उन्हें ही अलाउंस होता है इस चीज़ का कि कौन सी चीज़ कौन सा इंसान अंदर जाएगा, कौन सा इंसान अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई जान पहचान का नहीं है या इससे हमको प्रॉब्लम है तो हम इसको अंदर जाने नहीं देंगे। एग्जैक्टली वैसे ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, परमिएबल का मतलब वो मूव करने देगी, ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ों को, कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को मूव नहीं करने देगी। अब वो चीज़ें अंदर कैसे जाएंगी वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पे फोकस करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग काम होगा कि आप अंदर जा सकते हो, बाकी दूसरी कोई चीज़ है जो मेरे हिसाब से नहीं है वो अंदर नहीं जा सकती, ठीक। यहाँ पे ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये हम देखेंगे। विच इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर, लिपिड आपको पता है ग्लिसरॉल प्लस फैट, ठीक है, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। बायलेयर का मतलब होता है लिपिड की बायलेयर, यानी दो लेयर से बनी होती है, इस तरह से दिखाई देती है। अगर मैं बताऊं, इसका छोटा सा सेक्शन बनाऊं तो मैं, ये होता है इसका हेड और ये होता है इसका टेल। हेड होता है क्या, हेड होता है वाटर लविंग, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, इसीलिए उसको बोलते हैं हाइड्रो, मतलब वो वाटर नॉन लविंग है। इसको इस तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में अपन याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन द प्लांट एंड एनिमल सेल। मैंने आपको सेल वॉल बताया, प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती, और क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक। इट इज its function as the selectively permeable membrane by permitting the entry of selective material in and out of the cell according to the requirement। देखो मैंने जो अभी बोला वही चीज लिखी हुई है, ये अपने हिसाब से ही चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाएगा। ये सिलेक्टिवली परमेबल है, मतलब कोई पर्टिकुलर, कोई सिलेक्टेड मॉलिक्यूल कंपाउंड ही अंदर जा सकता है, उसकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता, ठीक। अब in an animal cell the cell membrane functions by providing shape and protects the inner content of the cell, ठीक है। क्या होता है, आपका जितना भी पूरा कंटेंट भरा हुआ है सेल के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने का है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज रिगार्डेड एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड और सबसे ज़्यादा क्लैरिफाई करने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो मॉडल दिया गया था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
are subcellular structures made up of lipid bilayer in which the protein molecules are embedded. अब हम आगे डायग्राम देखेंगे, उसमें क्लियर होगा, ठीक है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पूरी एक एक चीज बताई गई थी कि किस तरह से उसकी कंपोजिशन है, किस तरीके से वो एक्चुअल में हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है और किस तरह से उसमें प्रोटीन फंसे हुए होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म को क्या करती है, घेर के रखती है, उसके बाद में उसको प्रोटेक्ट करके रखती है और उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या करती है, एक तरीके से सेपरेट करती है, वॉल बनाती है दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ही चीज़ों को अंदर बाहर आने देगी। उसके बाद इसमें जो मॉडल दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसका हम डायग्राम अच्छे से देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको ये सेक्शन ड्रॉ करके बताया था, देखो ये यहाँ पे पूरी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। इसको ये जो बना हुआ है ब्लू कलर का, ये है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग क्या है, हेड है, ठीक। ये आपका किस साइड प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे कि ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो इसका ये इसको पूरी तरह से हमने एक्सपांड कर दिया और ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब जो बाहर वाले साइड है वहां पे क्या है, हेड है और यहाँ पर टेल्स है, ठीक। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि सेल के अंदर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो ये है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब फंसे हुए रहते हैं, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो अंदर प्रेजेंट है, अंदर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल। और यहाँ पर कुछ ऐसे, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, तो वो चैनल प्रोटीन के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है, अंदर जाते हैं, किसके, सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है, तो उनको अपने तरीके से कोई ना कोई एक जुगाड़ जमाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, अब आपको उनसे मिलना नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से पीछे के दरवाजे से या कहीं से जाके छुप के घर के अंदर कमरे में जाके अपना बैठ के काम करने लग जाओगे कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली ये वाले जो प्रोटीन्स हैं या ये वाले जो चैनल प्रोटीन्स हैं, ये उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती। क्योंकि अगर आप अंदर आओगे सामने के दरवाजे से तो आपको मम्मी बोलेगी कि इनके साथ बैठो बात करो और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एग्जैक्टली चैनल प्रोटीन यही करता है। चैनल प्रोटीन क्या करता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट से इंट्रा सेलुलर में ट्रांसफर करता है। सो दीज आर द चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी। इससे पहले हम पढ़ेंगे पेरीफेरल प्रोटीन के बारे में। पेरीफेरी का मतलब किनारे, और जो ये सरफेस पे प्रेजेंट है, बाहर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। और यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। मैम इसका मतलब क्या, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लूंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक। देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, अगर मैं बात कर रही हूं कार्बोहाइड्रेट की, बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करते हैं थोड़ी सी। बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, है ना। फैटी एसिड वगैरह भी आ जाता है इसमें, ठीक है। अगर हम इन सब के डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस एक आउटलाइन देखेंगे अभी, क्योंकि हमको ये समझना है कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक।
कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखना, अगर कोई एथलीट है, ठीक है, वो रनिंग कर रहा है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही हमको एनर्जी देते हैं, ठीक, लेकिन इंस्टेंट तुरंत एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि अगर कोई एथलीट या कोई भी इंसान काम करते करते या किसी थकान की वजह से वो बेहोश हो गया है, तो उसको इंस्टेंट क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन है तो दाल पिलाने लग जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा लेटा हुआ है। तो इसीलिए उसको क्या देना है? इंस्टेंट एनर्जी देना है, तो वहां पर हम कार्बोहाइड्रेट। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों तो एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ ये ग्लाइकान्स, ठीक है, तो ये वर्ड कनेक्टेड है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो अभी हम जैसे इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, तो ये सारी चीज़ें हम बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। अब आती है बात प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लिपिड में मैंने आपको बताया था फैट प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप तेल ले सकते हो इसका, ठीक है, और फैटी एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी? ये है बायोमोलिक्यूल्स। अब अगर मैं वापस जाऊं अपने स्लाइड में, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं किसके? आइदर कार्बोहाइड्रेट के, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ग्लूकोज का हो सकता है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जी, ये सब मैंने बोला अभी बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पे अटैच रहते हैं, किससे? ये प्रोटीन से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमने इनको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। अब अगर ये जो प्रोटीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये पूरी चीजें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हमेशा जो, अगर यहाँ पे ग्लाय लिखा हुआ है, तो ग्लाय का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, और प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन से अटैच है, तो इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन ये हम देखेंगे। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब, ग्लाइकान्स मतलब हमारा बात चल रही है कार्बोहाइड्रेट की, और लिपिड मतलब फैट प्लस ग्लिसरॉल। ये सारा पूरा स्ट्रक्चर था किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म में, अगर आपको मैंने बताया था वो बाउल वाला एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा, तो साइटोप्लाज्म में अगर अब मैं ये पूछूं कि साइटोसॉल, वर्ड आपने सुना होगा, साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज मैं अभी बताती हूँ आपको। एक मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। देखो नेक्स्ट डायग्राम में यही चीज क्लियर की गई है। पहले साइटोप्लाज्म समझ लो, ठीक है। इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, cytoplasm is present both in plant and animal cell, दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद दे आर जेली लाइक सब्सटेंस, ये मैंने आपको बताया था, जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जिसमें अलग अलग टाइप के क्या है? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन है, देखो ये मैंने एक सेल बना दी, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। ये एक रफ स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो पूरा पार्ट है वही बोल रहा है ना, फाउंड बिटवीन, मतलब न्यूक्लियस और किसके बीच में? वहां लिखा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है? दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। थर्ड पॉइंट है द साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वेयर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड। मतलब ऐसा है कि जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स का पूरा मटेरियल है वो किस में रखा हुआ है? किस में है? जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, दीज सेल ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या मतलब होता है? एंजाइम्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स
जो रिएक्शन करवाते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी है, एंजाइमोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ को देखेंगे डिटेल में। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। मेटाबॉलिक का मतलब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो पूरी सेल में रिएक्शंस चल रही है वो कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। देखो मैं इसको एक तो एंजाइम, ठीक है, एक तो एंजाइम और दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म, ये मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक। चलो अगर मैं बात करती हूँ पहले किसकी, एंजाइम्स की। एंजाइम्स ऑलमोस्ट सारे क्या हैं, प्रोटीन है, ठीक। एक्सेप्शंस हैं वो हम एंजाइमोलॉजी में देखेंगे, अभी डेफिनेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ, दो लोग हैं क्लास में, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम राहुल है, एक का नाम रोहित है, ठीक। उन दोनों में मैंने एक का कान भर दिया, मैंने जाके उसको बता दिया कि इसने तेरे बारे में बहुत गलत गलत बोला, और मैंने रोहित को भी जाके बोल दिया कि इसने इसके बारे में गलत गलत बोला। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों के कान भरे, अब दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई, तो उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पीटा, तो दोनों का जो चेहरा वहरा है वो सब पूरा चेंज हो गया, सूझ गया एक तरीके से। तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। पहले दोनों बहुत सिंपल एकदम अच्छे दिख रहे थे, ठीक है, तो पहले वो अपने नॉर्मल फॉर्म में थे, ठीक है, लेकिन जैसे उनके दोनों में लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब लड़ाई को क्या कंसिडर करना है, रिएक्शन, रिएक्शन हुई तो दोनों का चेहरा चेंज हो गया, ठीक। वहीं पर एंजाइम ऐसे ही होता है, ये क्या करता है, ये पार्ट नहीं करा, मैंने दोनों की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने बस कान भरे जाके दोनों के, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रिएक्शन को इनिशिएट करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो, किसी को पॉजिटिव चीजें बता रहे हो, तो उस चीज के लिए वो सामने वाला मोटिवेट होकर आगे काम कर रहा है, तो इसका मतलब आप एंजाइम हो, ठीक है। वैसे ही बायोलॉजी में इसको ये बोला जाता है कि विदाउट टेकिंग पार्ट इन एनी रिएक्शन द मॉलिक्यूल हु इनिशिएट द रिएक्शंस आर नोन एज एंजाइम्स, ठीक है ना। ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर हम बात करें, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसका मैं बहुत सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हर बार अपने बच्चों को देती हूँ। जब हम लड्डू बना रहे हैं मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लड्डू, फॉर्मेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, सिंथेसिस, किस में यूज होता है, बायोलॉजी में, ठीक है, ये बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। और यहाँ पर ब्रेक डाउन, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जब हम लड्डू बना रहे हैं दैट प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म। इसका एग्जाम्पल A प्लस B, इसका मतलब ये फॉर्मेशन हुआ किसका, C का। अगर मैंने C को लिखा A प्लस बी, मतलब मैंने लड्डू गिरा दिया, टूट गया, तो पूरे उसके बिखर गया पूरी चीजें, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पूरे डिफरेंशिएट हो गए, ब्रेक डाउन हुआ। तो ब्रेक डाउन हुआ, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म की, तो ये है कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है, C6H12O6 डिवाइड होता है CO2 प्लस H2O, तो वो है कैटाबॉलिज्म, ठीक। ऐसा होता है। तो ये सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, कहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये था साइटोप्लाज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है, तो आपको अपनी कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक चीज के नोट्स बनाना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट अनदर सेल ऑर्गेनल्स। तब तक के लिए देखते रहिए इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू।